288 सीटों वाला महाराष्ट्र, कुर्सी की रेस में दो फ्रंट, महायुति और महाविकास अघाड़ी। किसकी होगी जीत और किसकी हार? चुनाव से पहले सबसे बड़ा खुलासा एनएमएफ न्यूज पर। दो राज्यों के विधानसभा में 288 सीटों वाले महाराष्ट्र बीते कई सालों से सियासी उथल पुथल का शिकार है। ऐसे में अब एक बार फिर समय आ गया है कि महाराष्ट्र की जनता यहां पर किसी एक फ्रंट को चुनकर कुर्सी सौंपे। इस राज्य में बीजेपी सबसे ज्यादा 148 सीटों पर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी ने 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसके अलावा 5 सीटें अन्य महायुति सहयोगियों को दी गई है। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति हाल के दिनों में देखने को मिली थी। तो क्या होगा महाराष्ट्र का भविष्य? किस गठबंधन की होगी जीत? जानिए पूरी भविष्यवाणी आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की जुबानी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस खास वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और 23 नवंबर को रिजल्ट क्या है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ग्रहों की बात करें तो वो कौन सी पार्टी के साथ है और किसके अगेंस्ट है, आज इसी पर खास बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि दो ही फ्रंट है यहाँ पर, महाविकास अघाड़ी और महायुति। किसका प्रभाव ज्यादा नजर आता है? देखिए खुशबू जी, थोड़ा सा हमें बता के भी चलिए, महाविकास अघाड़ी किसकी है, युति किसकी है, और मुझे लगता है दर्शकों को भी आसान रहेगा। मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी जिसकी आप बात कर रही हैं वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस और साथ ही साथ शरद पवार की एनसीपी है। वहीं महायुति की बात करें तो अजीत पवार और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष है। जी देखिए खुशबू जी, बहुत पहले से आपके मंच पर और अनेक मैं समाचार मंचों पर मैं बोल चुका हूं, और जो नाटकीय वहां पर सरकार गठित हुई बीजेपी के द्वारा, चाहे वह पहली सरकार को देख लिया जाए जब उन्होंने चुपके से बुला करके 6 बजे भोर में ही शपथ दिलवा दिया, और 11 बजते बजते अजित पवार दबाव में आकर के शरद पवार के उन्होंने पलड़ा खींच लिया कि हम समर्थन नहीं दे रहे हैं या हम इस तरीके से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे का सीएम पद मांगना और बीजेपी का उनको लोभी लालची कह करके जनता के बीच बार बार बाबा बाला साहब ठाकरे के शब्दों को रख करके कि हम गद्दी के लोभी नहीं। अरे भाई, जब उन्होंने जिस समय बात किया उस समय परिस्थितियां अलग थी। हिंदुत्व को लेकर के मुझे बताइए कि बाबा बाला साहब ठाकरे से बड़ा लड़ने वाला नेता कौन था? बिल्कुल, हिंदुत्व को लेकर मुझे नहीं लगता कि बाबा बाला साहब ठाकरे जब तक जीवित थे उन्होंने उत्तर भारतीय या महाराष्ट्रियन का राजनीति किया। उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को सर्वोच्च रखा। और आपको खुशबू जी, आपको याद होगा, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको याद होगा अगर आपने अध्ययन किया होगा कि जिस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बीजेपी ने इतना बड़ा आयोजन किया, मुझे लगता है कि उसकी नींव कमजोर हो जाती अगर बाबा बाला साहब ठाकरे आवाहन ना करते। बिल्कुल, क्योंकि उस समय ना आरएसएस उतनी ताकतवर थी, ना ही विश्व हिंदू परिषद उतना ताकतवर था। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटी हैं, वहां के लोगों के मन में एक धोखे की छवि आई है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2024 में उसका रिजल्ट देखने को मिला कि वहां कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव कम हुआ, सीटें घटी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीटें कम हुई उसकी वजह से एक भारी नुकसान देखने को मिला नंबर्स में बीजेपी को, जिससे कि उन्हें सहारा लेना पड़ा लोगों का। नहीं तो मुझे लगता है यूपी और महाराष्ट्र ही अगर उन्होंने अच्छा कर लिया होता तो किसी का सहारा उनको नहीं लेना पड़ता सरकार गठन के लिए। तो ऐसी अवस्था में वहां पर जो ग्रहीय संरचना है, क्योंकि मंगल के नीच प्रभाव में इलेक्शन हो रहा है, गुरु वक्री अवस्था में है, तो मंगल के नीच प्रभाव में आप देखेंगे कि यहां पर विशेष रूप से, अब मैं कांग्रेस के लिए भी यहां नहीं बोल रहा हूं, यहां मैं बोल रहा हूं
कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे द्वारा है उसके प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी और वो बहुत बड़े लेवल पर सभी पार्टियों को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। खुशबू जी, ये तो थी महाविकास अघाड़ी की बात। जी। महायुति जो इस वक्त सत्ता में है, उनके लिए सत्ता विरोधी लहर वहां पर देखने को मिल रही है। कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें महाविकास अघाड़ी जो है वो आगे चल रही है। क्या लगता है कि ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही रहेगा और लास्ट में रिजल्ट जो है वो भी महाविकास अघाड़ी के पल्ले में आएगा, या फिर कुछ ग्रहीय चेंजेस हो सकते हैं और पल्ला जो है वापस से सत्ता पक्ष के पास आ सकता है? देखिए खुशबू जी, थोड़ा सा मैं भी इसको देख नहीं पाया जल्दबाजी में। मुझे लगता है कि अगर आपको पता हो कि वहाँ का कब रिजल्ट आ रहा है और कब चुनाव है, ये भी थोड़ा सा तिथियों पर भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर महाराष्ट्र में देखा जाएगा, महाराष्ट्र के प्रभाव में देखा जाएगा, तो वहाँ पर सत्ता को लेकर के विरोध है। सत्ता को लेकर विरोध इसलिए भी है कि अगर आप देखेंगे कि अजित पवार की छवि जो है, यही बीजेपी, यही जो वर्तमान में केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों ने एक महाकरप्ट इंसान के रूप में, एक महाकरप्ट राजनेता के रूप में बनाई थी और उसी को आप लेकर के और सरकार चला रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं आपसे विमुख होती है। और खास करके जो एक बड़ा ग्रुप है, संभ्रांत ग्रुप है, क्योंकि वहां पर मुंबई का क्राउड, मुंबई की सीटें जो है वह बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र के दूर दूर से अनेकों अनेक स्थानों से लोग हैं और अन्य राज्यों से भी लोग हैं। तो ऐसी अवस्था में मुंबई, उनका जो शहर है, जो आर्थिक राजधानी है, वह बहुत बड़ी वैल्यू रखती है चुनाव में। तो वहां आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अजित पवार को लेकर के खास करके, और कुछ जगहों पर बीजेपी के वहां पर जो लीड कर रहे हैं नेता, फडणवीस के लिए स्पेशली, आप अगर आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं तो जा कर के आया हूं, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत लोगों में बैठ बैठ के मैंने जो लिया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना जब मैं करता हूं तो लोगों के विचार भी उसमें लेता हूं कि कहीं मेरी गणना गलत तो नहीं है। तो वहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फडणवीस को लेके भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। मुझे लगता है कि फडणवीस के अलावा वहां कोई और अच्छा नेता बीजेपी को तलाशना चाहिए था, और खास करके जो घटनाएं फडणवीस ने अपने जबरन अपने प्रभाव में लेकर के शपथ लिया था अजित पवार का नाम लेकर के, वह इनके लिए अभी तक एक नकारात्मकता को जन्म दे रही है। और इस यहाँ पर एक और बात आएगी कि वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी के लिए कि कुछ भी कोई कह ले, भले ही शिवसेना का मूल अब उनके पास है कानूनी तौर पर, लेकिन शिवसेना के कुछ मूल लोगों का विरोध भी उनको उठाना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। वहां पर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि संघर्ष करके शिवसेना को आगे बढ़ाए थे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये परिवार के साथ द्रोह है। तो ऐसी अवस्था में वहां पर सरकार से ज्यादा, सरकार का विरोध नहीं है, वहां पे सरकारी गतिविधियों का विरोध नहीं है खुशबू जी, वहां पर जो सरकार चला रहे हैं उनके कुछ व्यक्तिगत कार्य जो हैं, व्यक्तिगत कर्म जो हैं, उनका विरोध वहां के लोगों में है। तो वहां कहीं ना कहीं एक कमजोर पक्ष सरकार के लिए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो सत्ता पक्ष के जो कार्य है उससे जनता में काफी ज्यादा खुशी है, बोलबाला है उसका। चाहे आप बहिन योजना ले लीजिए महाराष्ट्र का, या फिर एक सबसे बड़ा मूव गाय को वहां पर राज्य पशु बनाना। क्या लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो उन्हें हेल्प करेंगी? देखिए, आप ही के मंच से हमने बोला था कि जिस दिन गाय को वहां पर माता का दर्जा देके, राज्य माता का दर्जा देके किया गया, शंकराचार्य जी का उद्धव ठाकरे से मिलना और धार्मिक पक्ष विपक्ष की तरफ जाते हुए एक भय, और क्योंकि उसी गाय की सुरक्षा को लेके, गौ माता की सुरक्षा को लेके शंकराचार्य जो है प्रतिबद्ध थे, तो ऐसी अवस्था में धर्म के नाम पर यह सबसे बड़ा कदम वहां पर प्रभावित होगा। सरकार के कार्यों से ज्यादा जो गौ माता की सुरक्षा और साथ ही साथ बहन योजना, जो विशेष रूप से वहां की स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने दिया है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर
कहा जाता है कि फडणवीस के लिए कहा जाता है कि कई जगहों पर उन्होंने दबाव दे करके सरकार पर कुछ फैसले लिवाए हैं। तो ऐसी अवस्था में खास करके वहां बीजेपी के लिए थोड़ा सा पक्ष बन रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ग्रहीय जो शुभता है वह इस तरफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कई बातों को बताया कि सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर जनता के बीच बोलबाला है। देखना होगा कि 23 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आता है तो जीत किसकी होती है, महाविकास अघाड़ी की या फिर महायुति की। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।